हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 3 पिकोफैरेड तथा 6 पिकोफैरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा संयोजनों के सिरों पर 5000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। उन्हें फिर अलग करके पुनः समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो प्लेटों के मध्य विभव होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है संधारित्र की धारिता, जिसको हम यहाँ पे Q बराबर C गुणा V से प्रदर्शित करते हैं। Q आवेश को प्रदर्शित करता है, V जो संधारित्र होता है हमारे पास उसके जो प्लेटें होती हैं उस पे हमने कितना विभवांतर यहाँ पे लगाया है उसको प्रदर्शित करता है और C यहाँ पे धारिता को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न में यहाँ पे साथ में हम जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमारे पास संधारित्र जुड़े होते हैं उसका जो तुल्यांकी धारिता होती है उसको भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में हमारे पास जो संधारित्र होते हैं उनका जो तुल्यांकी मान होता है इसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितने भी हमारे पास यहाँ पे संधारित्र जुड़े होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पे जो तुल्यांकी धारिता होती है वो होती है C1 प्लस C2 और इस तरीके से हम यहाँ पे सीधे सबको जोड़ करके तुल्यांकी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पिकोफैरेड और 6 पिकोफैरेड के दो संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास C1 आ गया और ये C2 आ गया। C1 का मान हम यहाँ पे 3 पिकोफैरेड ले लेते हैं और C2 का मान हम यहाँ पे 6 पिकोफैरेड के बराबर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे इसके सिरों पे 5000 वोल्ट को यहाँ पे लगाया है, फिर उन्हें अलग करके इनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इनका तुल्यांकी धारिता होगी उसका मान ज्ञात करेंगे जो कि आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 के बराबर। इसका हम यहाँ पे अगर हल करके मान लिखेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 6 के बराबर आएगा। ये आएगा 2 धन 1 बराबर 3/6। और अगर मैं इसको यहाँ पे परिवर्तित करके लिखूं तो हमारे पास जो तुल्यांकी धारिता होगी वो बनेगी 6/3 बराबर 2 पिकोफैरेड, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात ऋण 12 फैरेड के बराबर। अब यहाँ पे हमने इनको पुनः समांतर क्रम में जोड़ दिया। इससे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास कुल आवेश है इस स्थिति में जब हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा था पहले उसको हम ज्ञात करते हैं। तो जो कुल आवेश का मान होगा हमारे पास वो निकल के आ जाएगा जो तुल्यांकी धारिता है गुणा विभवांतर। और इस स्थिति में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने जो विभवांतर यहाँ पे लगाया था वो 5000 वोल्ट का लगाया था। तो हमारे पास यहाँ पे जो कुल आवेश आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में हमारे पास जो आवेश का मान होगा वो समान होगा। तो इसका जो मान आएगा ये आएगा 2 गुणा 10 की घात ऋण 12 गुणा 5000 के बराबर। और ये जो मान आएगा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10,000 गुणा 10 की घात ऋण 12। हल करने पे हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 10 की घात ऋण 8 कूलम के बराबर। इतना हमारे पास कुल आवेश हो गया दोनों ही जो हमने यहाँ पे संधारित्र लगाए हैं उनके ऊपर। अब जो हमारे पास यहाँ पे हमने इसका पुनः जो संयोजन बनाया है वो समांतर क्रम में यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का जो मान है यहाँ पे धारिता अलग अलग है जिसकी वजह से जो यहाँ पे आवेश का वितरण होगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन इस स्थिति में जो विभवांतर आएगा दोनों के यहाँ पे अक्रॉस वो हमारे पास सेम आएगा। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम ये देखते हैं जब हमने इसको श्रेणी क्रम से समांतर क्रम में परिवर्तित किया उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो आवेश है इसने अपने आप को किस तरीके से परिवर्तित किया। यानी हमारे पास जो C1 है उसके लिए यहाँ पे आवेश का मान कितना होगा और जो C2 है उसमें यहाँ पे कुल कितना आवेश संचित हो रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है समांतर क्रम में हमारे पास जो विभवांतर का मान होता है वो समान होता है, तो हम लिख सकते हैं जब हमने यहाँ पे इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया उस स्थिति में जो विभवांतर का मान होगा वो हमारे पास यहाँ पे समान होगा, जिस वजह से हम इसको लिख सकते हैं V1 का मान V2 के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास Q1/C1 बराबर Q2/C2। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले C1 में कितना आवेश संचित है और C2 में कितना आवेश संचित है। तो यहाँ से Q1 और Q2 के बीच हम यहाँ पे
एक अनुपात निकाल सकते हैं जो आ जाएगा C1 बटे C2 के बराबर। और यहाँ पे अगर मैं C1 और C2 का मान लिखूं तो C1 का मान है हमारे पास यहाँ पे 3 पिकोफैरेड और C2 का मान है यहाँ पे 6 पिकोफैरेड। तो ये आ जाएगा 3 बटे 6। और हमारे पास यहाँ से अगर मैं इस मान को हल करूं तो Q2 का जो मान होगा ये आ जाएगा 2 गुणा Q1 के बराबर। हमारे पास ये हमने एक समीकरण बना दिया। और साथ में हमें पता है Q1 और Q2, क्योंकि दोनों का जो कुल आवेश था पहली स्थिति में, अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों का जो कुल आवेश, जब हमने इनको यहाँ पे इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ा होगा तो दोनों में यहाँ पे जो कुल आवेश आ रहा था वो 10 की घात ऋण 8 कूलम के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पे हम दोनों का मान लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 8 कूलम के बराबर। और यहाँ से समीकरण 1 से हमने देखा हमारे पास जो Q2 का मान है वो Q1 का 2 गुना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2 का मान Q1 का 2 गुना। और यहाँ से अगर मैं इसको हल करूँ ये आ जाएगा 3 गुणा Q1 बराबर 10 की घात ऋण 8। और यहाँ पे Q1 का जो मान आएगा वो आएगा 10 की घात ऋण 8 बटे 3 कूलम। इसी तरीके से जो Q2 का मान है अगर मैं उसको यहाँ पे देखूं तो जो Q2 है वो Q1 का दुगना है, यानी इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात ऋण 8 बटे 3 कूलम के बराबर। और अगर हम दोनों को यहाँ पे जोड़ दें तो हमारे पास जो प्रारंभिक आवेश है उसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम चाहे कि C1 का यहाँ पे प्रयोग करें या C2 का, दोनों में जो विभव का मान आएगा वो समान आएगा। तो हम Q1 के द्वारा यहाँ पे C1 में जितना भी विभवांतर है उसको निकाल सकते हैं। हमें पता है Q1 बराबर होता है C गुणा V। यहाँ पे आ जाएगा Q1 बराबर C1 गुणा V1। और Q1 का मान है 10 की घात ऋण 8 बटे 3 बराबर C1 का मान है 3 पिकोफैरेड, जिसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात ऋण 12। V1 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जो V1 है अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा 10 की घात ऋण 8 बटे 9 गुणा 10 की घात ऋण 12। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास ऋण 8 धन प्लस 12, तो ये आ जाएगा 10 की घात 4 बटे 9। और 10 की घात अगर हम इसको हल करें तो इसका मान आ जाएगा 1.11 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट के बराबर। तो दिए गए विकल्पों में से हम कह सकते हैं विकल्प डी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।